हेलो दोस्तों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल पढ़ेंगे। कौन सा है ये टूल? ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप कोई फार्मूला या कोई रिलेशन भूल भी जाते हैं तो उस रिलेशन को आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला की मदद से रिट्रीव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा टूल है? ये है यूनिट कन्वर्जन। फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह आपको इस यूनिट कन्वर्जन की मदद लेनी पड़ेगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन को ही कंप्लीट करेंगे। मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो में जो हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे वो केवल बेसिक यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे यूनिट कन्वर्जन होंगे जो हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। जब भी हमें किसी चैप्टर में उस यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उस यूनिट कन्वर्जन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ बेसिक यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम। बेसिक यूनिट कन्वर्जन 3 पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे, वॉल्यूम की टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में और एनर्जी की टर्म्स में। इन 3 टर्म्स में हमें यूनिट कन्वर्जन को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले आइए स्टडी करते हैं वॉल्यूम की टर्म में यूनिट कन्वर्जन कैसे पढ़ना है। हर एक प्रॉपर्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है उसका एसआई यूनिट। तो सबसे पहले एसआई यूनिट का जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम के लिए उसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब है, लेकिन ये यूनिट जो है मीटर क्यूब ये बहुत बड़ा यूनिट है। इतने बड़े यूनिट को हम जनरली अपने फार्मूलाज में, हमारे न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ नहीं करते। हम किसे जनरली यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं लीटर को। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए इस एसआई यूनिट मीटर क्यूब का लीटर के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन की अगर बात करें तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपने ये एक चीज़ याद रख ली तो वॉल्यूम के सारे यूनिट कन्वर्जन आप आराम से कर सकते हो। कैसे? देखिए, 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर के बराबर। अब ये 1 मीटर क्यूब को तुम चाहो तो पार्ट्स में भी लिख सकते हो। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर के बराबर होगा। और ये सारा का सारा वैल्यू किसके बराबर है? 1000 लीटर के बराबर है। अब 1 मीटर की अगर बात करें तो 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। अब ये 10 डेसीमीटर कैसे आया? दरअसल अगर डेसीमीटर की बात करूं तो डेसी का मतलब ही होता है, डेसी किसी के आगे भी लग जाए, डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1। तो डेसी का 10 की पावर -1 आ गया और मीटर एज इट इज। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। जिसे रीअरेंज करेंगे तो हम कह सकते हैं 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। तो अब यहाँ पर इस 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हो आप? 10 डेसीमीटर लिख सकते हो। इस 1 मीटर की जगह भी क्या लिख सकते हैं? 10 डेसीमीटर। इस 1 मीटर की जगह भी 10 डेसीमीटर। और ये सारा वैल्यू बराबर है 1000 लीटर के। और आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि 3 0 इक्वल टू के राइट साइड में है और 3 0 इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। अब तीनों जीरो अगर दोनों लेफ्ट और राइट वाली कैंसल आउट करें तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। इस बात का मतलब होगा कि अगर मुझे डाटा लीटर में दिया है या फिर डाटा मुझे डेसीमीटर क्यूब में दिया है, दोनों वैल्यू क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। अब इसी तरीके से 1 मीटर क्यूब और लीटर के रिलेशन को ये आगे जाके आप यूज़ कर सकते हो और भी रिलेशन निकालने में। कैसे? अब तुम्हें पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। फिर से कैसे आया इसकी अगर बात करें तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2 और मीटर एज इट इज। तो इसी को रीअरेंज करोगे तो 1 मीटर में क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर। तो हर एक 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो ये 1 मीटर थे, 1 मीटर थे, 1 मीटर थे, तीनों की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया। और ये सारा वैल्यू किसके बराबर है? 1000 लीटर के। फिर से कुछ जीरोस राइट साइड में है, ये 3 जीरो और ये 3 लेफ्ट साइड की कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये 3 जब कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास क्या बचा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर है तो आई होप आप लोगों को इतना यूनिटरी मेथड आता ही होगा कि 1000 में अगर 1 लीटर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर? 1/1000 लीटर। और 1/1000 को ही अगर चाहें
तो क्या 10⁻³ लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और 10⁻³ का मतलब ही क्या होता है? मिली। तो 10⁻³ की जगह क्या आ गया? मिली। तो 1 cm³ इज इक्वल टू 1 मिली लीटर। तो आई होप आप लोगों को वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस एक डाटा याद रखना है कि ऐसा यूनिट मीटर³ और लीटर का क्या रिलेशन है। वहाँ पर ही मीटर को सब्सटीट्यूट करते हुए डिफरेंट रिलेशंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो मैं आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूँ। ये सवाल आप लोग प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने यहाँ पर 1 cm³ 1 ml के बराबर निकाला, वैसे ही तुम्हें क्या करना है? 1 mm³ निकालना है कि 1 mm³ में कितने ml होंगे, 1 mm³ के अंदर कितने मिलीलीटर होंगे। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब सेकंड यूनिट कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। सेकंड यूनिट कन्वर्जन कौन सा है हमारा? प्रेशर का। सबसे पहले तो प्रेशर को ही थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में कुछ गैस के पार्टिकल्स को रख दिया। अब गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। और जब ये पार्टिकल मूव करते हैं तो ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराएगा। और जैसे ही वो वॉल से टकराएगा तो वॉल पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, और जो फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगती है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे लग रहा है। अब प्रेशर का भी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होगा उसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकालने के लिए फोर्स को एसआई में रखो। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का एसआई मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। तो यहाँ से प्रेशर का एसआई यूनिट आ जाएगा। एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का? पास्कल, ठीक है। फिर से लेकिन मैं यही बात रिपीट करूंगा जो वॉल्यूम में रिपीट किया था कि वॉल्यूम का भी ऐसा यूनिट मीटर³ था, लेकिन उसे यूज नहीं करते हम फॉर्मूलाज में, उसे जनरली हम यूज नहीं करते। उसी तरीके से प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल है, लेकिन जनरली इसे यूज नहीं किया जाता। तो कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा यूज होता है प्रेशर का? सेकेंड यूनिट है हमारे पास एटीएम। ये जो एटीएम है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये एटीएम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको फील होना चाहिए जो चीज़ आप पढ़ रहे हो। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अर्थ को थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा, अर्थ को थोड़ा समझना होगा। हमारे पास यहाँ पर अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ क्या है? अलग अलग गैसेस ने कंबाइन करके क्या किया है? एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन किया हुआ है। अर्थ के आसपास क्या है? डिफरेंट गैसेस हैं, और इन डिफरेंट गैसेस ने क्या किया है? अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन किया है। अब जब ये गैसेस की अगर बात करें तो ये गैसेस लगातार मूव करेंगी। मैंने पहले ही बताया था गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये गैस के पार्टिकल मूव करते हैं तो कुछ ऐसे पार्टिकल भी होते हैं जो अर्थ के सरफेस से और अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट से टकराते हैं। और जब गैस का पार्टिकल टकराएगा तो वो कोई फोर्स से तो टकराएगा ही, और कोई फोर्स पर यूनिट एरिया पे जो लगती है उससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अपने आप में क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी इस तरह से इस प्रेशर से अडेप्ट कर चुकी है कि वो हमें फील नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है इसी को एक यूनिट बना दिया जाए। तो अगर मैं अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक यूनिट बनाऊं तो उस यूनिट के लिए मुझे कोई वैल्यू भी पता होनी चाहिए उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो उसकी वैल्यू को निकालने का काम किया बैरोमीटर ने। बैरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसने मदद करी अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालने की। बैरोमीटर में होता क्या है? बैरोमीटर कुछ नहीं है, एक बहुत सिंपल सा इक्विपमेंट है जिसमें एक कंटेनर होगा तुम्हारे पास, और ऊपर क्या होगा? एक इन्वर्टेड ट्यूब होगा, और इस इन्वर्टेड ट्यूब में यहाँ पर हाइट की रीडिंग्स होंगी, डिफरेंट हाइट की रीडिंग्स होंगी आपके पास यहाँ पर। और बैरोमीटर के अंदर जनरली फिल्ड होता है मरकरी। अब इस बैरोमीटर ने किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाला उस बात पे ध्यान देना, क्योंकि यहीं से प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी हम डेराइव करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने मरकरी को फिल किया और इसे एटमॉस्फेयर के अंदर रखा, तो ये जो ओपन एंड थे, इन ओपन एंड्स पे क्या किया? अर्थ के एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगाया।
यहाँ पर भी ये ओपन एंड है, तो यहाँ पर भी अर्थ के एटमॉस्फेयर ने एक प्रेशर लगाया और उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। और जब मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ा तो कुछ टाइम के बाद मरकरी का मूवमेंट रुक गया। मरकरी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद उसका मूवमेंट रुक गया, ना तो वो ऊपर जा रहा था और ना ही वो नीचे जा रहा था। ये मरकरी का लेवल मेंटेन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स है वो किसी तरह से काउंटर बैलेंस हुआ होगा, तभी तो मरकरी ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही मरकरी नीचे आ रहा है। तो इस बात का मतलब है इस पॉइंट पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर है। अब अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा था, अपवर्ड मरकरी क्यों जा रहा था, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। और प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है उसको अगर निकालें तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो अपवर्ड फोर्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लग रही थी वो कितनी होगी, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा इनटू एरिया। और डाउनवर्ड फोर्स की अगर बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ पे है, आप, मैं, कोई भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें क्या लगाती हैं, डाउनवर्ड फोर्स। उन सभी चीज़ों पे अर्थ कौन सी लगाती है, ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मास इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इंटू जी के बराबर होती है। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सब्सटीट्यूट करते हैं डेंसिटी की मदद से। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो मास था उसे क्या कर दिया हमने, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, जी एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ याद हो तो वॉल्यूम क्या होता था, वॉल्यूम होता था एरिया इंटू हाइट। और हाइट क्या होगी, यहाँ पर हाइट होगी जो मरकरी यहाँ पर ये हाइट चढ़ा, कितना मरकरी का लेवल ऊपर गया, ये होगी हमारी एच हाइट। तो वॉल्यूम को हमने क्या लिख दिया, एरिया इंटू हाइट। डेंसिटी एज इट इज आ गया, जी एज इट इज आ गया। प्रेशर इंटू एरिया यहाँ पर था ही, इस एरिया से ये एरिया कैंसल, तो प्रेशर का रिलेशन क्या आ गया, रो एच जी के बराबर। प्रेशर आ गया रो एच जी। अब यहाँ पर वेरिएबल्स को अगर मैं देखूँ तो रो अपने आप में एक वेरिएबल है, डेंसिटी अपने आप में एक वेरिएबल है। और ये वेरिएबल किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल आपने लिया है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया था, मरकरी, तो यहाँ पर कौन सी डेंसिटी आएगी, मरकरी की। और इस मटेरियल के हिसाब से ही हाइट का वैल्यू भी डिफाइन होगा। तो हाइट भी किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर। लेकिन जी जो है वो कांस्टेंट है, जी तो हर जगह फिक्स है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ही रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर कांस्टेंट ही रहती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी रिलेशन की मदद से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखने का ट्राई करते हैं। कैसे लिखा हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब एक यूनिट बनाया तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू आई, 1 atm की जो वैल्यू आई, वो कितनी आई, जब हमने मरकरी यूज़ किया तो H का जो वैल्यू आया वो 76 सेंटीमीटर आया। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि एक कांस्टेंट है तो उसे हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, हमने यहाँ पर केवल वेरिएबल्स को मेंशन करना है। एच जी क्या बताएगा कि कौन सा मटेरियल लेना है, जिसकी डेंसिटी लोगे वो कौन सा मटेरियल होगा, और उसकी हाइट कितनी ऊपर तक गई, वो गई 76 सेंटीमीटर। तो 1 atm आ गया 76 सेंटीमीटर एच जी। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हम सेंटीमीटर एच जी क्यों लिखते हैं। और जी क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमने वो निगलेक्ट किया है, वो लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। अब 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm के बराबर। कैसे हुआ, दरअसल 1 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर होता है, सेंटी मैंने जैसे कि पहले भी बताया था 10⁻² मीटर, सेंटी का मतलब 10⁻² है। 1 मिलीमीटर की अगर बात करें तो ये होता है 10⁻³ और आगे मीटर एज इट इज़। अब इन दोनों को रिलेट करें तो यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 mm है तो 76 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, 760 mm Hg। तो 1 atm अगर mm Hg में लिखोगे तो 760 mm होता है Hg। और इस mm Hg को ही क्या बोलते हैं, टॉर। इस mm Hg को ही टॉर बोलते हैं। तो 1 atm किसके बराबर आ गया, 760 टॉर के बराबर आ गया।
अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात देखी, मैंने 1 ATM में डील कर लिया प्रेशर को, लेकिन मैंने SI यूनिट के साथ अभी ATM को लिंक नहीं किया। SI यूनिट क्या था? पास्कल। तो आइए ATM और SI यूनिट जो प्रेशर का है पास्कल, उसको भी रिलेट करते हैं। 1 ATM बराबर होता है 101325 पास्कल के बराबर। अब 3 डेसिमल के बाद अगर डॉट लगा दूं और यहाँ पर किलो लिख दूं तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि किलो का मतलब ही 10 की पावर 3 होता है। तो यहाँ से 1 ATM क्या हो जाएगा? 101.325 किलो पास्कल। इसी तरीके से इसी इक्वेशन को यूज करके अगर मैं 1 ATM को 1.01325, 5 डेसिमल के आगे डॉट लगा है और यहाँ 10 की पावर 5 भेज दूं तब भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 की पावर 5 पास्कल। अब ये जो 10 की पावर 5 पास्कल है, यही आप लोगों को याद हो तो 1 बार के बराबर होता है। तो इस 10 की पावर 5 पास्कल की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बार। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया? 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार। अब यहाँ से आप लोग ये बताएं कि ATM बड़ा है या बार? एक ATM में एक से ज़्यादा बार हैं, तो इस बात का सीधा सा मतलब है कि ATM जो यूनिट है प्रेशर का वो बार से कुछ बड़ा है। ATM जो यूनिट है प्रेशर का वो बार से कुछ बड़ा है। जनरली जो फिजिकल लाइफ में हम देखते हैं, वैसे तो ATM बहुत छोटा सा होता है, बार बहुत बड़ा। ATM में तो एक मशीन ही रखी होती है, लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा होता है, ATM बड़ा होता है और बार क्या होगा? छोटा। इस बात का ध्यान रखें। तो आइए अब लास्ट यूनिट कन्वर्जन करते हैं एनर्जी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन होने वाला है, क्योंकि इस यूनिट कन्वर्जन को आप थर्मो में भी यूज़ करोगे, गैसियस स्टेट में भी यूज़ करोगे, अलग अलग जगह पर यूज़ करोगे, और इक्विलिब्रियम में भी इसका एप्लीकेशन आएगा। तो ये जो एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन है, इसको समझने के लिए तुम्हें गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। गैस कांस्टेंट, आई होप आइडियल गैस में आप जानते होंगे, कैपिटल R को गैस कांस्टेंट बोलते हैं। गैस कांस्टेंट को अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन से निकालूं तो PV होता है nRT के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं R निकालूं तो R किसके बराबर होगा? R होगा PV अपॉन NT के बराबर। R का वैल्यू होगा बराबर PV अपॉन NT। तो R की अगर यूनिट्स को देखूं तो R के यूनिट में एक तो प्रेशर का यूनिट आएगा, एक वॉल्यूम का यूनिट आएगा, और डिवाइड में मोल और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो R की यूनिट में हमेशा डिवाइड में मोल और केल्विन तो रहेगा ही। तो R के यूनिट में ध्यान रखना हमेशा मोल और केल्विन रहेगा। ऊपर क्या आएगा? प्रेशर और वॉल्यूम। और प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? वो चेंज होता रहेगा। जैसे पहले केस की अगर बात करें तो पहले केस में मैंने वॉल्यूम मान लिया लीटर और प्रेशर मान लिया ATM। तो R का यहाँ से वैल्यू आता है लीटर ATM में 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। इसी तरह से अगर R के दूसरे वैल्यू की बात करें तो ये होता है 0.083। यहाँ पर वॉल्यूम तो लीटर में है लेकिन प्रेशर बार में रखेंगे, पर केल्विन पर मोल। R का तीसरा वैल्यू 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये एनर्जी के कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाला है, कैलोरी वाला R। कुछ लोग इसे ऑलमोस्ट 2 भी लिखते हैं, वो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलोरी पर केल्विन पर मोल ये यूनिट रहेगा, ठीक है। चौथा यूनिट है, ये भी एनर्जी के कैलकुलेशन करवाएगा। जब एनर्जी जूल में निकालनी है तो इसको यूज करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये जो 4 R की वैल्यू पड़ी, इनमें से कोई भी मैंने SI यूनिट में नहीं कैलकुलेट किया। अगर SI में कैलकुलेट करना है तो प्रेशर को SI में रखना पड़ेगा और वॉल्यूम को भी SI में। मोल और टेम्परेचर को तो मैं SI में पहले से ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं सभी वैल्यूज़ को SI में डाल दूँ तो प्रेशर पास्कल होता है SI में, वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो R को अगर SI में कैलकुलेट करना है तो 8.314 प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। वैल्यू सेम रहेगा 8.314, लेकिन यूनिट बदल जाएंगे। इसी तरीके से अगर इसी को मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूँ तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर, और 1 लीटर में मैंने कहा था 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो 1000 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब? 1000 डेसीमीटर क्यूब होंगे। तो यहाँ पर ये जो 1 मीटर क्यूब है इसकी जगह लिख सकते हैं 1000 डेसीमीटर क्यूब, और ये जो 1000 होता है
इसका मतलब ये होता है किलो, डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 1000 की जगह क्या लिख दिया, किलो। तो 8.314 किलो पास्कल, मीटर क्यूब से कन्वर्ट हो गया डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो अगर ये 6 वैल्यूज आपने आर की याद कर ली तो आपकी न्यूमेरिकल जो होंगे, न्यूमेरिकल में जब यूनिट कन्वर्जन आएगा, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद होगी। दूसरा, आप अगर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं सीधा एटीएम में तो आर का एटीएम वाला वैल्यू यूज़ कर लो। अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है बार में तो आर का बार वाला वैल्यू यूज़ कर लो। एनर्जी कैलोरी में कैलकुलेट करनी है तो सीधा कैलोरी, जूल में कैलकुलेट करनी है तो जूल में, पास्कल में कैलकुलेट करना है प्रेशर तो पास्कल वाला वैल्यू। तो ये काफ़ी सारे फायदे हो जाएंगे अगर ये आर के 6 वैल्यूज़ आप लोगों ने याद कर लिए। अब आर के वैल्यूज से एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन कैसे करोगे, इस बात को भी समझ लेते हैं। एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन करने के लिए आपको एक बात माननी पड़ेगी, आप बेशक उसे अजीब लगे लेकिन मानना पड़ेगा कि आर के सारे वैल्यूज बराबर होंगे आपस में। क्यों? क्योंकि आर तो आर के बराबर ही है, ऑब्वियस सी बात है। दो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो वो तो सेम ही है, कांस्टेंट है तो बराबर ही होगा। तो आर का अगर मैं एक एनर्जी का वैल्यू कैलोरी का ले लूँ और दूसरा एनर्जी का वैल्यू जूल में ले लूँ तो ये दोनों आर के वैल्यूज़ बराबर होंगे। जब दोनों आर के वैल्यूज़ को बराबर रखूँगा तो पर कैलोरी पर मोल और पर कैलोरी पर मोल तो कट ही जाएगा। तो तुम्हारे पास यहाँ से 2 कैलोरी किसके बराबर आएगी, 2 कैलोरी बराबर आएगी 8.314 जूल के। अगर 2 में 8.314 जूल है तो एक में कितना होगा, तो 1 कैलोरी में होगा 4.157 जूल। तो ये यूनिट कन्वर्जन 1 कैलोरी और जूल का बहुत बच्चे याद भी करते हैं, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आर को आर के बराबर रख दो, अपने आप ही यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी यूनिट कन्वर्ट करना है, जैसे कि अगर मैं पीछे दिखाऊं तुम्हें लास्ट स्लाइड में जैसे कि मैंने लिखा, तो कोई भी आर का वैल्यू दूसरे आर के वैल्यू के बराबर होगा। मान लो एटीएम और बार को कन्वर्ट करना है आपस में, तो ये दोनों आर के वैल्यूज़ को बराबर कर दो, 1 एटीएम और बार का रिलेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर लीटर बार और जूल को आपस में रिलेट करना है तो ये दोनों वैल्यूज़ को बराबर रख दो, लीटर बार और जूल का रिलेशन आ जाएगा। तो अगर ये आर याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा, आपके सारे यूनिट कन्वर्जन साथ के साथ बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी करना और शेयर भी करने का ट्राई करना। थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन अपना ख़त्म होता है।